क्या कभी ऐसा विचार मन में आया है कि ऑफिस में जो इंसान सबसे परफेक्ट दिखता है, हाँ, जिसका करियर एकदम बेहतरीन चल रहा हो। बिल्कुल, जिसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही शानदार लग रही हो, लेकिन क्या पता वो असल में अंदर ही अंदर किसी बहुत ही भयानक किसी अस्तित्व मिट जाने वाले डर से कांप रहा हो? ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? हम्म, मतलब हम सभी हर दिन एक बहुत ही भारी न दिखाई देने वाला कवच पहनकर घर से बाहर निकलते हैं। सही कहा। हम बस मुस्कुराते हैं, अपना काम करते हैं और एक बहुत ही मजबूत इंसान होने का अभिनय करते हैं। लेकिन आज हमारी इस गहन चर्चा में हम उस दरवाजे को खोलने वाले हैं। जहां वो सारा अभिनय खत्म हो जाता है। एकदम सही। आज हम सीधे एक थेरेपिस्ट के कमरे में झांकने वाले हैं। हमारी आज की ये पूरी बातचीत मशहूर मनोचिकित्सक इरविन डी यालुम की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब लव्स एग्जीक्यूशनर पर आधारित है। और शुरुआत में ही मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि ये कोई आम सेल्फ हेल्प या वो सकारात्मक सोच वाली चर्चा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जहाँ बस कुछ टिप्स देकर कह दिया जाए कि अरे सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। ये इंसानी मन की उन गहरी, कच्ची और बिना फिल्टर वाली सच्चाइयों का विश्लेषण है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। मतलब जब कोई इंसान उस थेरेपी रूम के सोफे पर बैठता है और उसका वो सामाजिक कवच उतरता है, तो असल में सामने आता क्या है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यालोम अपनी किताब में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब लोग थेरेपी के लिए आते हैं ना, तो ये केवल अपनी आज की कोई एक समस्या लेकर नहीं आते। अच्छा, तो क्या लेकर आते हैं? मतलब ये कहेंगे कि मुझे नींद नहीं आ रही है या बॉस से परेशानी है, लेकिन असल में वे अपनी पूरी जिंदगी लेकर उस कमरे में आते हैं। पूरी जिंदगी, मतलब उनका पूरा अतीत और वो सब। बिल्कुल, उनका पूरा अतीत, उनके दबे हुए अनुभव और जो उनके अवचेतन में द्वंद्व चल रहे हैं, सब कुछ उनके साथ उस कमरे में होता है। यालुम कहते हैं कि ये सिर्फ एक बीमारी और उसके इलाज की बात नहीं है। ये एक इंसान के पूरे वजूद को, उसके अस्तित्व को समझने की प्रक्रिया है। बिल्कुल, और इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा मुख्य उद्देश्य भी तो यही है। हम यालुम के अनुभवों के जरिए ये समझना चाहते हैं कि कैसे हर इंसान के अंदर एक अनकही कहानी चल रही है। सही बात है। और उन कहानियों में सिर्फ सफलता के किस्से नहीं होते, उनमें गहरे दर्द और संघर्ष छुपे होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि लोग अपनी पूरी जिंदगी लेकर आते हैं, तो ये सवाल उठता है कि उस जिंदगी में ऐसा क्या है जिसे वे बाहर दुनिया को नहीं दिखाते। बहुत ही सटीक सवाल है। ऐसा क्या है जिसे उस कवच के पीछे इतनी सावधानी से छुपाया गया है? इसका सबसे सीधा जवाब है हमारे अंदरूनी डर। इंसान बाहर से देखने में चाहे कितना भी परिपक्व और मजबूत क्यों न लगे, हाँ, एकदम सॉलिड। हाँ, लेकिन अंदर से वो कई तरह के बहुत ही गहरे डरों के साथ जी रहा होता है। और ये बात कोई हवा में नहीं कही जा रही। बिल्कुल, किताब में इसके कई उदाहरण हैं। हाँ, लव्स एक्सिक्यूशनर में यालोम ने 10 अलग अलग सच्ची कहानियों का जिक्र किया है। उदाहरण के लिए किताब में थेल्मा नाम की एक मरीज की कहानी है। अच्छा। थेल्मा की उम्र करीब 70 साल थी। 70 साल? हाँ, लेकिन वो अपने से आधी उम्र के एक पूर्व थेरेपिस्ट जिसका नाम मैथ्यू था, उसके प्यार में पागलों की तरह अंधी थी। अरे बाप रे। वो 24 घंटे सिर्फ मैथ्यू के बारे में ही सोचती रहती थी। अब बाहर से देखने पर ये क्या लगता है, एक तरफा प्यार या कोई लव ऑब्सेशन का मामला है ना? हाँ, अगर कोई आम इंसान इसे सुनेगा तो यही कहेगा कि ये एक अजीब सी प्रेम कहानी है। बिल्कुल। शायद लोग कहेंगे कि उसे आगे बढ़ना चाहिए या कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल रखना चाहिए। ठीक यही बात है। आम इंसान इसे सिर्फ एक रिश्ते की समस्या मानेगा, लेकिन यालोम ने जब इसकी गहराई में जाना शुरू किया तो उन्होंने कुछ और ही पाया। क्या पाया? उन्होंने पाया कि ये ऑब्सेशन दरअसल एक डिफेंस मैकेनिज्म था। एक ढाल की तरह। एकदम सही। थेल्मा असल में मैथ्यू से प्यार नहीं कर रही थी, बल्कि वो बुढ़ापे और मौत के डर से भाग रही थी। अरे वाह। जब तक उसका दिमाग इस युवा प्रेमी के ख्यालों में उलझा रहता था, तब तक उसे सच्चाई का सामना ही नहीं करना पड़ता था कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। मतलब ये प्यार नहीं था? नहीं, ये मौत के खौफ को सुन करने की एक दवा थी बस। यहाँ बात असल में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब अक्सर हम कहते हैं ना कि लोग सोशल मीडिया पर खुश दिखने का नाटक करते हैं और अंदर से दुखी होते हैं। हाँ, वो तो बहुत आम है। लेकिन ये सिर्फ झूठ बोलने की बात नहीं है, ये तो इस बारे में है कि कैसे हमारा दिमाग हमें ही बेवकूफ बनाता है। बिल्कुल। खुद भी नहीं पता था कि वो असल में मौत से डर रही है। ये हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल डायरी की तरह भी नहीं है, क्योंकि डायरी में भी हम शायद सच नहीं लिखते। इसी तरह किताब में कार्लोस नाम के एक और मरीज का भी तो जिक्र है, हाँ, कार्लोस की कहानी भी बहुत हैरान करने वाली है। जो
कैंसर से जूझ रहा था, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। कार्लोस को टर्मिनल कैंसर था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब सामान्य तौर पर हम क्या उम्मीद करते हैं कि ऐसा इंसान अपने परिवार के साथ समय बिताएगा, थोड़ी शांति खोजेगा। हाँ, भगवान का नाम लेगा या अपनों के साथ रहेगा। लेकिन कार्लोस इसकी ठीक उलट कर रहा था। वो अनजान महिलाओं के साथ कैजुअल सेक्स में बहुत ज्यादा लिप्त हो गया था। सच में? इस हालत में? हाँ, वो बेहद आक्रामक और एकदम माचो व्यवहार कर रहा था। यालोम ने इस व्यवहार का जो विश्लेषण किया, वो सच में चौंकाने वाला है। क्या कहा उन्होंने? कार्लोस सेक्स और यौन संबंधों का इस्तेमाल अपने कैंसर को नकारने के लिए कर रहा था। अच्छा। उसका अवचेतन मन उसे ये समझा रहा था कि अगर मैं अभी भी औरतों को आकर्षित कर सकता हूँ, अगर मैं अभी भी जीत रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं मर नहीं रहा हूँ। ओहो, मतलब वो अपनी पूरी ऊर्जा इस डर को दबाने में लगा रहा था। एकदम सही। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो यही करते हैं ना। बिल्कुल करते हैं। हम अपने करियर में पागलों की तरह काम करते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, महंगे घर खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं। हाँ, शायद इसलिए नहीं कि हमें सच में इनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए ताकि हम खुद को शक्तिशाली महसूस करवा सकें। और उस अदृश्य डर से खुद को बचा सकें कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये एक तरह से बहुत ही डरावनी सच्चाई है कि हम अपनी पूरी जिंदगी एक अदृश्य दुश्मन से भागने में बिता देते हैं। और यालोम स्पष्ट करते हैं कि ये डर, चाहे वो मौत का हो, उम्र ढलने का हो या असफलता का हो, ये केवल कुछ पल के लिए आने वाले नकारात्मक विचार नहीं हैं। तो फिर क्या है? ये डर हमारी जिंदगी के हर बड़े फैसले के पीछे एक इंजन की तरह काम करते हैं। हम किस करियर को चुनते हैं, कैसे रिश्तों में बंधते हैं। यहाँ तक कि हम खाली समय में लगातार अपना फोन क्यों चेक करते रहते हैं। हाँ, ये सब अक्सर इन्हीं डरों से बचने की, उस खालीपन से भागने की एक अचेतन कोशिश होती है। बाप रे। लेकिन इन सभी डरों में किताब में एक ऐसे विचार का भी जिक्र है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा विरोधाभासी लगा। वो क्या? एक ऐसा संघर्ष जो तब भी मौजूद रहता है जब कोई इंसान बाहर से पूरी तरह से भरा पूरा और संपन्न दिखता है, वो है अकेलापन। हाँ, अकेलापन। लेकिन ध्यान रहे, ये वो वाला अकेलापन नहीं है जब कोई इंसान वीकेंड पर घर में अकेला बैठा हो और उसके पास कोई काम ना हो। हाँ, वो तो बोरियत हो गई। बिल्कुल। यालोम जिस अकेलेपन की बात कर रहे हैं, मनोविज्ञान में उसे अस्तित्वगत अकेलापन या एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन कहा जाता है। अस्तित्वगत अकेलापन, ये इस विचार पर जोर देता है कि हर इंसान स्वाभाविक रूप से अंदर से अकेला है, चाहे उसके आसपास कितने भी लोग क्यों ना हो। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब मान लीजिए किसी इंसान के पास एक बहुत ही प्यार करने वाला जीवन साथी है। हाँ। ऐसे दोस्त हैं जो आधी रात को भी उसके लिए खड़े हो सकते हैं, और एक भरा पूरा परिवार है। फिर भी वो अंदर से अकेला क्यों है? ये बहुत ही जायज सवाल है। क्या ये हमारे समाज की या हमारे रिश्तों की विफलता है? क्योंकि आम धारणा तो यही है ना कि अगर इंसान अकेलापन महसूस कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसे सही लोग नहीं मिले हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो पाएंगे कि ये अकेलापन किसी रिश्ते की विफलता का परिणाम बिल्कुल नहीं है। अच्छा, किताब में बेट्टी नाम की एक महिला की कहानी है। बेट्टी अत्यधिक मोटापे की शिकार थी और एक बहुत ही उबाऊ ठंडी शादी में फंसी हुई थी। काफी मुश्किल स्थिति है। वो हमेशा यही सोचती थी कि अगर उसका पति थोड़ा और रोमांटिक हो जाए या वो खुद थोड़ी पतली हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का सारा खालीपन दूर हो जाएगा। लेकिन थेरेपी के दौरान उसे एक बहुत बड़ी बात का एहसास होता है। क्या? कि कोई भी दूसरा इंसान, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे पूरी तरह से नहीं समझ सकता या उसे बचा नहीं सकता। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी इंसान ने एक बहुत ही खास तरह का सेब खाया है। ठीक है। जिसका स्वाद दुनिया में और किसी ने नहीं चखा। अब वो इंसान अपने सबसे करीबी दोस्त या जीवन साथी को कितनी भी कोशिश करके उस स्वाद के बारे में समझा ले, शब्दों का इस्तेमाल कर ले, हाँ, वो दूसरा इंसान उस स्वाद को 100% महसूस कर ही नहीं सकता। हमारे जीवन का अनुभव, हमारी चेतना, हमारे दर्द, वे सिर्फ हमारे हैं। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ना? हमारे और दूसरे इंसान के बीच हमेशा चेतना की एक ऐसी दूरी रहेगी जिसे पाटा नहीं जा सकता। और यही वो अनसुलझी खाई है जिसे यालोम अस्तित्वगत अकेलापन कहते हैं। हम इस दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। बिल्कुल। जब इंसान इस बुनियादी अकेलेपन को किसी रिश्ते या किसी बाहरी चीज से भरने की कोशिश करता है ना, तो वो और अधिक निराश होता है।
क्योंकि वो सामने वाले से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेता है। हाँ, वो अपने जीवन साथी से उम्मीद करता है कि वो उसकी सारी परेशानियां दूर कर दे, जो कि असल में असंभव है। और जब ऐसा नहीं होता तो रिश्ते टूटने लगते हैं। यालोम कहते हैं कि ये अकेलापन मानवीय अनुभव का एक अभिन्न हिस्सा है। इसे दूर नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ स्वीकार किया जा सकता है। एक तरह से ये बात बहुत निराशाजनक लग सकती है कि हम सब बुनियादी तौर पर अकेले हैं। सुनने में तो लगता है। लेकिन अगर इसे गहराई से सोचें तो ये बहुत मुक्ति देने वाला विचार भी तो है। वो कैसे? अगर कोई इंसान ये मान ले कि उसका खालीपन कोई बीमारी नहीं है बल्कि बस इंसान होने की एक शर्त है, तो वो दूसरों पर अपनी उम्मीदों का बोझ डालना बंद कर देगा। बिल्कुल सही कहा। जब बेटी ने इस बात को स्वीकार किया कि उसका पति उसे इस अकेलेपन से नहीं बचा सकता, तब जाकर उसने खुद अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी शुरू की। उसने खुद को बदलना शुरू किया। हाँ, उसने अपने लिए जीना शुरू किया। अब अगर हम इन सभी बातों को एक साथ रखें कि हर इंसान के अंदर मौत का खौफ है, असफलता की चिंता है और इन सबसे ऊपर एक ऐसा अकेलापन है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, तो एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है। इंसान रोज सुबह बिस्तर से उठता कैसे है? हाँ, ये तो है। मतलब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिना पागल हुए कैसे जी पाते हैं? इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है, हम खुद से झूठ बोलते हैं। खुद से झूठ बोलते हैं। हाँ, हमारा दिमाग अपने बचाव के लिए बहुत ही जटिल रास्ते निकालता है। योलोम की किताब का एक बड़ा हिस्सा इसी बात पर केंद्रित है कि हम कैसे अपनी सच्चाई से बचते हैं। हम जानबूझकर खुद से सच नहीं बोलते हैं। हम अपने डरों को गहरे तहखानों में छिपा देते हैं और अपनी सच्ची भावनाओं को एकदम दबा देते हैं। जैसे हम काम में या मनोरंजन में डूब जाते हैं। बिल्कुल। या किसी लत में खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि हमें इन डरों का सामना ही न करना पड़े। और यहीं पर थेरेपी की असली भूमिका सामने आती है। अक्सर हम थेरेपी को एक मैकेनिक की दुकान की तरह मानते हैं। हाँ, ये बहुत आम सोच है। लोग सोचते हैं कि उनका दिमाग एक गाड़ी है जो कहीं खराब हो गई है, तो वो थेरेपिस्ट रूपी मैकेनिक के पास जाएंगे और वो उन्हें ठीक कर देगा। हाँ, वे उसे अपनी समस्या बताएंगे और वो अपने टूल बॉक्स से एक सलाह का पुर्जा निकालेगा, उसे दिमाग में फिट करेगा और वो एकदम ठीक होकर वापस आ जाएंगे। गलतफहमी है कि थेरेपिस्ट आपको जीवन जीने के नुस्खे या सलाह देने के लिए बैठा है। यालोम बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि थेरेपी का मतलब सलाह देना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? अगर कोई इंसान सिर्फ आईना ही देखना चाहता है तो वो घर पर बैठकर अपनी एक पर्सनल डायरी क्यों नहीं लिख लेता? वो खुद ही अपने विचारों को क्यों नहीं पढ़ लेता? इसके लिए किसी थेरेपिस्ट को इतने पैसे देने की या उसके पास जाने की क्या जरूरत है? इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हम खुद को पूरी ईमानदारी से देख सकते हैं? शायद नहीं। जवाब है बिल्कुल नहीं। डायरी लिखते समय भी इंसान खुद से झूठ बोल सकता है। सही बात है। हमारा दिमाग इतना चालाक है कि वो अपने ही बनाए हुए डिफेंस मैकेनिज्म के अंधे मोड़ों को नहीं देख पाता, जो हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। हाँ, जहाँ हमारी नजर ही नहीं जाती। अगर थेरेपी एक आईना है तो वो कोई आम आईना नहीं है। वो एक ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास या लेंस है जिसे थेरेपिस्ट आपके सामने तब तक मजबूती से पकड़ कर रखता है को जलाकर भस्म ना कर दें। वाह, ये सादृश्य बहुत ही सटीक है। मतलब थेरेपिस्ट आपको आपके ही उन झूठों से भागने नहीं देता जो आपने खुद से बोले हैं। बिल्कुल। जब वो मैग्नीफाइंग ग्लास सामने होता है ना, तो वो इंसान को उसकी उसी सच्चाई से रूबरू कराता है जिससे वो जीवन भर भागता रहा है। और ये आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। अरे, ये प्रक्रिया आसान नहीं होती। ये बहुत ही दर्दनाक, असहज और थका देने वाली होती है। फेल्मा के साथ भी तो यही हुआ था। हाँ, थेल्मा को जब ये मानना पड़ा कि उसका युवा प्रेमी उसे नहीं बचा सकता और उसे बुढ़ापे का सामना करना ही होगा, तो वो पूरी तरह से टूट गई थी। सच्चाई का सामना करना कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो किताब उजागर करती है वो ये है कि बदलाव की शुरुआत ठीक उसी पल से होती है जब हम इस सच का सामना करते हैं। मतलब दर्द से बाहर निकलने का रास्ता उस दर्द के ठीक बीच से होकर ही गुजरता है। एकदम सही। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं। जब तक कोई इंसान भागता रहेगा वो वहीं फंसा रहेगा। मानसिक बदलाव की वास्तविक शुरुआत उसी बिंदु से होती है जहां इंसान अपने डर, अपने अकेलेपन और अपनी कमजोरियों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें स्वीकार करता है। और वो भी बिना खुद को जज किए। बिल्कुल, बिना खुद को जज किए। और यही लव्स एग्जीक्यूशनर का सबसे शक्तिशाली पहलू है। यालोम कोई जादुई छड़ी नहीं घुमाते, कोई जादू टोना नहीं। हाँ, वे बस इंसान को उसकी अपनी सच्चाई से लड़ना सिखाते हैं। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही वास्तविक मजबूती का सबसे पहला कदम है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा के मुख्य संदेश को समेटना चाहें तो वो काफी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है। हाँ, बताइए। इस दुनिया में कोई भी पूर्ण या परफेक्ट नहीं है। हर इंसान के अंदर डर है,
दर्द है और एक अनवरत संघर्ष चल रहा है। बिल्कुल। बाहर से बेहद सफल दिखने वाला इंसान भी अंदर से मानवीय कमजोरियों से जूझ रहा होता है। लेकिन ये समझना कि कोई भी इंसान इस अकेलेपन में या इस डर में अकेला नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ी सांत्वना है। सही कहा आपने। जब खुद की समझ विकसित हो जाती है तो जीवन अपनी तमाम मुश्किलों के बावजूद बहुत स्पष्ट और अर्थपूर्ण लगने लगता है। बिल्कुल, आत्म जागरूकता ही वो एकलौता हथियार है जो हमें हमारे डरों की कैद से आजाद कर सकता है। ये निश्चित रूप से इंसानी मन की एक बहुत ही गहरी और कुछ हद तक असहज करने वाली यात्रा रही है। श्रोताओं के लिए भी ये सोचने का एक नया नजरिया होगा, अपने ही अंदर झांकना और उन डरों को पहचानना जिन्हें हमने बहुत गहराई में दफना दिया है, कभी भी आसान नहीं होता। हाँ, बिल्कुल आसान नहीं होता। लेकिन इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जो इसी किताब के फलसफे से उपजा है, लेकिन ये एक बहुत ही अलग दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या विचार है? याकलूम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चाई का सामना करने से बदलाव आता है और खुद से झूठ बोलना ही हमारे मानसिक दर्द का कारण है। हाँ, उन्होंने यही कहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर कल सुबह हम सभी इंसानों के दिमाग से खुद से झूठ बोलने का वो सारा फिल्टर या वो भ्रम पूरी तरह से हटा दिया जाए? ये तो बहुत ही डरावना हो जाएगा। है ना? क्या होगा अगर हम सभी अपनी मौत के डर, अपने अस्तित्व के अकेलेपन और अपनी असुरक्षाओं को हर पल पूरी नग्न सच्चाई के साथ महसूस करने लगे? तब तो शायद इंसान काम ही ना कर पाए। वही तो, अगर इंसान खुद से सच डोलने लगे तो क्या ये समाज नॉर्मल तरीके से चल पाएगा? क्या लोग रोज सुबह उठकर ऑफिस जाएंगे? क्या अर्थव्यवस्था चलेगी? मुझे नहीं लगता। या फिर क्या हमारे मानव विकास ने, हमारे इवोल्यूशन ने हमें हर दिन काम पर जाने, समाज का निर्माण करने और एक सामान्य जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए ही इन डरों को छुपाने का ये आत्मछलावा इजाद किया है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या खुद से झूठ बोलना हमारी कोई मानसिक बीमारी है, या फिर इस क्रूर दुनिया में सरवाइव करने का हमारा सबसे जरूरी और असरदार हथियार? ये वास्तव में एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हर इंसान को अपने खुद के उस मैग्नीफाइंग ग्लास के सामने बैठकर ही खोजना होगा। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।